लेकिन इस बार मुझे वापस ले जाने वाले चेहरे नए थे। वो लोग मुझे होटल के कमरे से जबरदस्ती उठा कर ले गए तो गजाला के फरिश्ते कूच कर गए थे। उसे मेरे साथ अपना मुस्तकबिल भी मखदूश नजर आने लगा था। वो औरत ज़ात थी और बहुत अच्छी तरह जानती थी कि जब बदफितरत मर्द औरत के खिलाफ सफ आरा होते हैं तो कहाँ तक जा सकते हैं। इन अंदेशों की रोशनी में उसे यह सुनकर इत्मीनान हुआ था कि मुझे ले जाने वालों ने उसे मुकम्मल जुबान बंदी की हदायत की थी। गजाला ने विजय के उस हुक्म पर यूं अमल किया कि मेरे जाने के बाद उसी कमरे में मैसूर होकर रह गई जो मेरे नाम पर बुक था। वो कमरा जो गजाला के नाम पर लिया गया था बदस्तूर मुकफ़िल रहा। मुझे गजाला की हालत का अंदाज़ा था। मेरे बदन पर मौजूद कपड़े रवायती मानों में स्लीपिंग सूट के ज़ुमरे में नहीं आते थे, लेकिन वो ऐसे नहीं थे कि इनमें मलबूस होकर पूरे होटल में घूमा जा सके। मुझे वापस छोड़ने वालों ने पार्किंग लॉट में गाड़ी से उतार दिया। मैं अकबी रास्ते से होटल में दाखिल हुआ और गिरदोपेश को यकसर नज़रअंदाज करता हुआ इंटरकॉम कॉर्नर की तरफ चला गया। इंटरकॉम पर मैंने गजाला को अपनी वापसी की इतला दी और लिफ्ट का रुख किया। मैं उसे बाखबर ना करता तो वो मेरी दस्तकों पर अपना इत्मीनान किए बगैर कमरे का दरवाज़ा न खोलती और मुझे देर तक इंतज़ार करना पड़ता। इंटरकॉम पर बात करने का यह फ़ायदा हुआ कि वो दरवाजे से लगी मेरी मुंतज़िर थी। दबीज़ कालीन भरी राहदारी में मेरे कदमों की हल्की सी धमक पर उसने दरवाजे में खफीफ सी झुर्री पैदा करके बाहर झांका और फिर मेरे लिए दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया। मेरे अंदर पहुंचते ही वो वालियाना अंदाज में मेरे गले लग गई। ड्रा वाले मुझे बिस्तर से उठाकर भूखा प्यासा ले गए थे। गजाला एक मशरकी लड़की थी। मेरे ले जाए जाने के बाद उसने भी नाश्ते के बारे में नहीं सोचा। फिक्र तशवीश के आलम में यूं ही बैठी मेरी खैरो आफियत से वापसी के लिए खुदा से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगती रही। मैंने राह के नामालूम ठिकानों पर कुछ न कुछ रूखा सूखा नाश्ता कर लिया था, मगर गजाला ने उसी वक्त रूम सर्विस को खाना लाने की हदायत कर दी। दिन के 3 बज रहे थे। मेरी तबीयत पर तकान और कसलमंदी तारी थी। मैं गजाला को चंद मिनट तक इंतजार का मशवरा देकर बाथरूम में घुस गया। राह के ज़ेरे ज़मीन कैद खाने के बेदर और तारीख बाथरूम के मुकाबले में होटल का कुशादा बाथरूम एक नेमत गैर मुरतक्बा के मुतरादिफ था। मैं देर तक पानी की तेज धारों में नहाता रहा। लिबास तब्दील करके मैं बाहर निकला तो गरम गरम खाना मेरा मुंतजिर था। आपके साथ जो कुछ हुआ उससे मेरे आसान खता कर दिए। वो आपको क्यों ले गए थे? खाने के दौरान गजाला ने पूछा। यह होना जरूरी था, ना हुआ होता तो मुझे बेचैनी से उनकी आमद का इंतजार रहता। दिन में मैं उनसे मिला, रात को हर तरफ तबाही फैल गई। किसी भी सबब और सबूत के बगैर उनका मेरी तरफ मुतवज्जा होना नागुज़िर था। आपने मुझसे जिक्र नहीं किया कि आप इनकी तरफ से किसी कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे। गजाला ने शिकवा किया। मैं ऐसी बातें बताकर तुम्हें हरासा नहीं करना चाहता था, मगर मैं ज़हनी तौर पर पूरी तरह तैयार था। मेरी सुनाई हुई कहानी में कहीं ज़रा भी झोल होता तो वो मुझे अकूबतों में मुब्तला करके सच उगलवाने के जुनून में मुब्तला हो जाते। मुझे इस वक्त ये वाक़यात एक भयानक ख्वाब की तरह महसूस हो रहे हैं। वो फुरेरी लेकर सरगोशियाना आवाज़ में बोली, आपने इनसे जो कुछ भी कह दिया, हक़ाइक़ अपनी जगह बरकरार रहें। सारा मंसूबा आपका था, इस पर अमल भी आप ही ने किया, फिर इनकी आंखों में धूल झोंकने में कैसे कामयाब हो गए? मेरे जाने के बाद से तुमने ये कमरा खाली तो नहीं छोड़ा था? मैंने चौंक कर गजाला से सवाल किया। मैंने एक लम्हे के लिए भी यहाँ से बाहर कदम नहीं निकाला। उसने यकीन दिलाया, फिर कहा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? दीवारों के भी कान होते हैं। राह वाले हमारे कमरे में बग लगा सकते हैं। सदियों पुराना मुहावरा इस दौर में सच साबित हो रहा है। ये याद रखना कि आइंदा हम इन वाक़यात के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। जो कुछ पूछना है इसी वक्त पूछ लो। मुझे आपकी वापसी पर बेहद खुशी है, मगर मुझे ये जानने की ख्वाहिश जरूर है कि आपने इन्हें कैसे मुतमईन कर दिया। यह सब इंसानी नफ्सियात और हाजिर दिमागी का खेल था। मैंने अपने मुंह में मौजूद लुकमा निगलने के बाद कहा, सबसे पहली और मजबूत हकीकत यह थी कि चोर के पाँव नहीं होते। हम दोनों की होटल वापसी हमारी बेगुनाही की सबसे बड़ी दलील थी। राह के हल्के में हाथ डालने के बाद कोई भी यूं मंजरेआम पर रहने की हिम्मत नहीं कर सकता। नरेश के दफ्तर के वाक़े में मेरा कोई हिस्सा होता तो मुझे फौरन रुपोश हो जाना चाहिए था। यही बात है तो वो आपकी तरफ क्यों मुतवज्जा हुए? आपकी होटल में मौजूदगी का यकीन कर लेने के बाद उन्हें खामोश रहना चाहिए था। वह बहुत बड़ी वारदात है और ये उनका मुल्क है। यहाँ वो बेपनाह इख्तियारात के मालिक हैं। वो किसी छोटे से छोटे इम्कान को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। फिर इन्हें यह भी मालूम हो चुका था कि हम होटल छोड़ने के बाद मुंह अंधेरे दोबारा यहाँ वापस आए हैं। होटल से हमारी तवील गैर हाजिरी हमें मशकूक बनाने के लिए बहुत काफ़ी थी। मुझे इस बारे में परेशानी थी। मैंने जो कुछ नरेश को बताया था इख्तिसार से गजाला के सामने दोहराते हुए कहा, यह वाकई बहुत मुश्किल काम था। उसने मेरे कमरे से अपना कार्ड मिलने की बात करके मुझे धोखा देना चाहा।
वो मेरे एतमाद को मुतजलजल करने की हर कोशिश कर रहा था। मैंने वो कार्ड खुद ज़ाया किया था, इसलिए अपनी बात पर अड़ गया। शायद वो दूसरा नुक्ता था जिसने नरेश के दिल में मेरे लिए नरम गोशा पैदा कर दिया, वरना वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। ये बात आपने पहले से सोची हुई थी और इसीलिए नरेश का कार्ड तल्फ कर दिया था, उसने ताई तल्ब लहजे में कहा। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, मेरा जहन मुसलसल काम कर रहा था। मुझे इन लोगों के सामने अपनी सफाई पेश करने का सिर्फ एक मौका मिलना था। मैं इस मौका पर कहीं भी लड़खड़ाता तो वो मुझे बुरी तरह फांसते चले जाते। मुझे खुशी है कि मेरा होमवर्क कामयाब रहा। अब हमारे लिए मैदान साफ हो चुका है, उसने पूछा। मेरा दिल यही कहता है, नरेश पूरी तरह मुतमईन न होता तो मुझे किसी कीमत पर वापस आने की इजाज़त न देता। उसने मुझ पर अपना दबाव बरकरार रखने के लिए हदायत की है कि मैं उसकी तरफ से इजाज़त के बगैर दिल्ली नहीं छोड़ूंगा। गजाला कुछ उदास हो गई। राह वालों पर वार करने के बाद मुझे दिल्ली से वहशत होने लगी है। मैं जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहती हूँ। मैं भी अपनी खुशी से यहाँ नहीं रुका, हालात और मसलहतों ने मुझे मजबूर किया हुआ है। वक्त और हालात किसी की ख्वाहिशों के असीर नहीं होते, इनके आगे इंसान को झुकना पड़ता है, वरना वो कहीं का नहीं रहता। आज के अखबार में कुछ भी नहीं है। शायद देर से सामने आने वाले वाक़यात अखबारों में जगह नहीं पा सके, लेकिन इनके असरात नुमाया हैं। जब वहमो गुमान से बाहर के वाक़यात अचानक रूनमा होने लगते हैं तो बड़े बड़े काबिल अफसरों की इंतज़ामी सलाहियतें धरी की धरी रह जाती हैं और वो बदहवासियों के मुजाहरे करने लगते हैं। हो सकता है कि ज़मीन में आ गए हों, वरना शाम के अखबार सनसनीखेज कहानियां छापेंगे। अफसराना बदहवासियों ने अब तक शहर में खौफो हिरास फैला दिया होगा। वापसी पर मुझे होटल की लाबी खाली खाली नजर आई थी। बातों ही बातों में हम दोनों खाने से फारिग हो गए। मैंने बिस्तर पर लेटकर सिगरेट सुलगाई तो मुझे रा का 10 साल पुराना कैदी याद आ गया। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कुछ सोचते हुए गजाला से पूछा। दिल्ली में रहकर हमने अब तक क्या कुर्बानियां दी हैं? कुर्बानियां तो शायद नहीं दी, लेकिन बहुत बड़ी कामयाबियां जरूर हासिल की हैं। एन काबिल आपकी मर्जी के खिलाफ यहाँ आई थी, उसने भी हमसे अलग रहने के बावजूद फिर भरपूर अंदाज में हमारा साथ दिया है। हम एक दूसरे की कसीदा ख्वानियाँ करके अपनी दुनिया में मगन रहते हैं। मगर आज मैं राह के अकूबत खाने में एक ऐसे पाकिस्तानी कैदी से मिला हूँ जिसे देखकर मुझे अपनी कामयाबियां हीच नजर आने लगी हैं। वज़्म और हौसले की एक नाकाबिल शिकस्त चट्टान है। उसने आपको मुतासर किया है तो वह जरूर कोई बड़ा आदमी होगा। गजाला की आंखों में इश्तियाक उभर आया। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वो पाकिस्तानी है। वो 10 सालों से राह वालों की कैद में है। उनका ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद सह रहा है। उनकी बर्बरियत के सबब अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है, मगर उसने अपने सीने में दफन कोई राज उगल कर नहीं दिया। एक चट्टान की तरह अपनी जगह जमा हुआ है। हमें इस पाकिस्तानी की अजमत को सलाम करना चाहिए, गजाला ने धीमे से कहा। इसने अपने बारे में आपको कुछ तो बताया होगा। तो अपने बारे में कुछ बताने की पोजीशन में नहीं है। नरेश कहता है कि वो ISI का कोई जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर है। अपने तशद्दुद से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगाड़ने के बाद अब वो इसका इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मुल्क ऐसे ही लोगों की कुर्बानियों से जिंदा है, वरना हमारी सफ़ों में मुल्क को लूटने और बिगाड़ने वालों की भी कमी नहीं है। गजाला बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी। पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो रोज़े अव्वल से इसके खिलाफ थे। इन्होंने अपने सारे वसाइल बरोकार लाकर हर तरफ मायूसियों का ऐसा जहर फैलाया था कि लोगों की एक बड़ी तादाद हुब्बुल वतनी को खैरबाद कहकर आंधी के बेर लूटने में मसरूफ हो गई थी। वो एक कौमी अलमिया था जिसके इंसदाद के लिए बहुत सी सतहों पर कोशिशें की जा रही थीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो किसी तहरीस, तरगीब या लालच के बगैर अपनी ज़ात में डूब कर इस मशक को खामोशी से आगे बढ़ा रहे थे। इनमें राह के कैदी का नाम सरे फहरिस्त था। मेरी वो सुबह राह वालों ने बर्बाद कर दी थी। कुछ देर ख्यालोला करने के बाद मैंने अखबार संभाल लिया। अखबार की तहें बता रही थी कि किसी ने इसे खोलने की कोशिश नहीं की थी। गजाला बिस्तर छोड़ते ही ज़हनी परागंदगी का शिकार हो गई थी। उसने शायद अखबार के बैरूनी सफ़ात देखकर उसे एक तरफ डाल दिया था। पिछली रात दिल्ली में जो वाक़यात रुनमा हुए थे वो अखबारात के पहले सफ़े पर जगह पाने के मुस्तहिक थे। कोई अहमक और नो आमूज सहाफ़ी भी इनकी अहमियत को घटाने में कामयाब नहीं हो सकता था। अखबार में वाकई इन वाक़यात का कोई तज़किरा नहीं था। मैं अखबार की बरगदानी करता रहा। फिर अंदर के कौमी सफ़ात पर एक चिंगारते हुए उन्वान ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवा ली। कौमी इज्जत ने एलाम गाह पर वो इस तस्वीरी फीचर का उन्वान था। उसके नीचे क्लासिकल डांस अकेडमी के नाम के आगे सवालिया निशान बना हुआ था। वो एक तस्वीरी और तेजो तुंद फीचर था जिसमें आबिद अली उर्फ गोपाल के मंसूबे के मुताबिक नहायत बेरहमी से अकेडमी के चीथड़े उड़ाए गए थे। मजमून पढ़ने से कबल मैंने मुतलका तस्वीर का जायजा लिया। वो इन मजलूम लड़कियों की तस्वीर थी जो बाइज्जत रोजी कमाने का अज़्म लेकर तरबियत के लिए क्लासिकल डांस अकेडमी में दाखिल हुई।
और राकेबाज अयाश तबा अफसरों की जिनसी आजमाइशों का निशाना बनने के बाद दरबदर हो गई, क्योंकि इन अफसरों ने इन लड़कियों को अपने मकसद के लिए मुस्तरद कर दिया था। वो तीनों लड़कियां अपनी तरबियत मुकम्मल कर सकीं, ना राह के मायार पर पूरी उतर सकीं, और पेट का जहन्नुम सर्द करने के लिए दुनिया के उस कदीम तरीन कारोबार का एक हिस्सा बन गई जिसमें जाती जीनत व आराइश के सिवा मजीद किसी सरमायाकारी की जरूरत नहीं होती। वो तीनों कालगर्ज दिल्ली में मुकीम थी, लेकिन इनका ताल्लुक भारत के दूर दराज इलाकों से था। फीचर के साथ रीना अजीत राय या किसी ऐसी लड़की की तस्वीर नहीं थी जो बाकायदगी से राह के लिए काम कर रही हो। मैंने पूरी तवज्जो से वो बात तस्वीर अखबारी फीचर पर डाला। मुझे ये देखकर मायूसी हुई कि इसमें नाम लिए बगैर सरकारी एजेंसियों का घनौना किरदार बयान किया गया था। किसी खौफ के बायस खुलकर राह का नाम लेने से परहेज किया गया था। सवालात वहीं उठाए गए थे जो हमारे जहनों में उभरते थे। भारत के कदीम सकाफती वर्से के फरोग के नाम पर बाज़ अहम सरकारी अफसरान हिंदू कौम की इज्जत व आबरू से खेल रहे थे। इनके लिए इज्जत व हमीयत का कोई वजूद नहीं था। इनके चुंगल में फंसी हुई दिलकश और नो उम्र भारतीय लड़कियां अहम गैर मुल्की शख्सियात और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों का दिल बहलाने पर मजबूर थी। वो बेगैरती की इंतहा थी। दिल्ली के एक साफ सुथरे इलाके में वो गंदा खेल किसके इमा पर खेला जा रहा था। क्लासिकल डांस अकेडमी के तरीका वारदात के बारे में वो सारी तफसीलात फीचर में समो दी गई थी जो रीना के जरिए मेरे और फिर आबिद के इल्म में आई थी। इनकी जज्बियात में कमी पेशी हो गई थी, मगर खुलासा वही था। मेरा ख्याल था कि भारत में सहाफ़ियों को बहुत ज़्यादा आज़ादी हासिल थी, वो पूरी बेखौफी के साथ हकायक बयान कर सकते थे, मगर इस फीचर ने इनकी मजबूरियों और राह की दहशत की पोल खोल दी थी। अखबार नवीसों की पेशा वराना मजबूरियों के पेश नज़र तालाब में फेंका जाने वाला वो पहला पत्थर बहुत वजनी था, जिसकी पैदा की हुई हलचल पर आसानी से काबू पाना मुमकिन नहीं था। इस रिपोर्ट में राह का नाम न होने के बावजूद बहुत कुछ वाज़ेह था। भारत के बाखबर हल्के आसानी से अंदाजा लगा सकते थे कि इस रिपोर्ट में भारत की किस खुफिया एजेंसी के स्याह करतूतों का जिक्र किया गया था। भारत में राह वालों के लिए बुरे वक्त का आगाज हो चुका था। मुझे मालूम था कि वो भारत का एक कौमी इदारा था जिसकी सरगर्मियों में खलल अंदाज होना किसी हुकूमत के बस में नहीं था, लेकिन राय आमा के दबाव के तहत इनके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती थी। इनकी बेलगाम आज़ादियाँ महदूद हो सकती थीं और साख तो यकीनन मजरूह होना ही थी। मैंने पूरा फीचर पढ़कर अखबार इक्तबाई पर डाल दिया। जब तक गंभीर मसाइल सर उठाए खड़े थे, मुझे भीमगन समेत अपने हर हथियार से खौफ आ रहा था, लेकिन मतला कदरे साफ होने के बाद मुझे शिद्दत से CSD की जरूरत महसूस हो रही थी। इस साले की मौजूदगी में मैं सरला के गेस्ट हाउस में सुनील या वली राम से राब्ता करके बहुत कुछ मालूम कर सकता था। CSD, भीमगन और ऑपरेटर्स गजाला के कमरे में छुपाए गए थे। वो कमरा बुकिंग के बाद से गैर आबाद और मुकफ्फिल था। यह फर्ज कर लेना हमाके से कम न होता कि राह वाले होटल में गजाला के नाम पर अलग कमरे की बुकिंग से बेखबर होंगे। नरेश को होटल से हमारी रवानगी और दोबारा आमद का इल्म था, तो वो बात भी उससे छुपी हुई नहीं रह सकी होगी। सुबह से राह वालों को काफी वक्त मिल चुका था। मुझे अंदेशा था कि उन्होंने इस मोहलत से फायदा उठाकर गजाला के कमरे में खुफिया सूती और तस्वीरी आलात न छुपा दिए हों। अगर ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी तो फिर हमें बहुत मोहतात रहकर उस कमरे में दाखिल होना था। मुझे उम्मीद थी कि उस कमरे का बाथरूम खुफिया कैमरे की महदूद रेंज से हर हाल में महफूज होगा। आबिद अली बर वक्त एयरपोर्ट पहुंचने में कामयाब हो गया था। अमृतसर एक हिसास सरहदी शहर था। वो मेरे जाली नाम पर बने हुए टिकट पर वहां का सफर करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। उसे एयरलाइन के काउंटर से रजू किया तो 6 बजे वाली परवाज पर नशिस्तें दस्तियाब थी। वो भारत में गोपाल के नाम से रह रहा था। उसने उसी नाम से टिकट बनवा लिया। IB के वो तीनों आदमी भारत में हर वक्त खतरात की जद में थे, इसलिए बाज बुनियादी जरूरतों से हर वक्त लैस रहते थे। आबिद की कार में जरूरत की मुनफरिद चीजों से भरा हुआ एक ब्रीफकेस मौजूद था। उसने अपनी गाड़ी एयरपोर्ट के मखसूस हिस्से में पार्क करने के बाद वो ब्रीफकेस खाली किया और 11 फाइलों का शॉपिंग बैग उसी तरह ब्रीफकेस में डाल दिया था। गिनती के एतबार से फाइलों की तादाद ज्यादा थी, मगर वो बहुत वजनी नहीं थी। टिकट बनवाने के बाद आबिद पर एक नई फिक्र सवार हो गई। अगर वो ब्रीफकेस को दस्ती सामान की सूरत में अपने साथ ले जाता तो ब्रीफकेस को स्कैनिंग मशीन से गुजारा जाता। अगर राह का कोई लेटर पैड मशीन की स्कैन पर वाज़ेह हो जाता तो आबिद के लिए परेशानी पैदा हो सकती थी। इलेक्ट्रॉनिक मशीन की जांच पड़ताल से बचने का वाहिद तरीका यह था कि वो ब्रीफकेस को दस्ती सामान के तौर पर ले जाने के बजाय मुकफ्फिल करके बोर्डिंग काउंटर पर दे देता। इस तरह वो ब्रीफकेस सरसरी देखभाल के बाद दिल्ली से अमृतसर पहुंच सकता था। इस मुतबादल तरीके में खराबी ये थी कि ब्रीफकेस का वजन कम होने की वजह से काउंटर का अमला शक व शुबे में पड़ जाता। हवाई सफर करने वाले मुसाफिरों में ये रुझान आम है
वो मंजिल पर पहुंचकर सामान के इंतजार में वक्त बर्बाद करने के बजाय कदरे भारी सामान भी अपने साथ कैबिन में ले जाने को तरजीह देते हैं। यूं जहाज से उतरते ही एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए आजाद होते हैं। आबिद का हल्का और अकलौता ब्रीफकेस सामान के तौर पर वसूल जरूर कर लिया जाता, लेकिन फिर उसकी खसूसी पड़ताल जरूर होती। खासी तजब्जुब के बाद आबिद ने वो ब्रीफकेस अपने साथ लेकर सफर करने का फैसला कर लिया। तलाशी के मरहले पर जब उसका ब्रीफकेस मशीन से गुजारा गया तो मुतजस्सिस होकर पहले से ऐसे मकाम पर पहुंच गया जहां से स्क्रीन इसे नजर आती रहे। स्क्रीन पर मुख्तलिफ अशिया के धुंधले खाके नजर आए। इसके ब्रीफकेस के अंदर एक चौकोर खाने के सिवा कुछ नहीं था। ब्रीफकेस मशीन से गुजरकर पटे पर चलता हुआ उसके सामने आ गया। उसने वो मरहला सर होने के बाद अपने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया और लाउंज की तरफ चल दिया। वह आबिद के सफर का अहम तरीन मरहला था जो आसानी से सर हो गया। 8:30 बजे आबिद अमृतसर के क्वींस रोड पर पहुंच चुका था। मैंने उसे बता दिया था कि पिछली बार वीरा ग्रांड होटल में ठहरी थी। अमृतसर में जिंदगी की रौनक और चहल पहल शुरू हो चुकी थी। पूरी, पराठों, दूध, लस्सी की दुकानें और होटल वगैरह खुल गए थे, लेकिन बाजार बंद पड़े हुए थे। उसने एक दुकान पर रुककर सिगरेट का पैकेट खरीदा और सरसरी अंदाज में सवाल किया तो उसे पता चला कि दिल्ली से रात को रवाना होने वाली आखिरी ट्रेन काफी देर पहले अमृतसर पहुंच चुकी थी। वो जानता था कि ट्रेन का सफर कितना ही आरामदेह क्यों ना हो, थका देने वाला होता है। वीरा अमृतसर पहुंच चुकी थी तो सड़कों पर मारी मारी फिरने के बजाय आराम के घर से होटल की तरफ ही गई होगी। वो सिगरेट सुलगाकर ग्रांड होटल की तरफ चल दिया। यह हर स्याह और मुसाफिर की फितरत होती है कि वह अजनबी शहर में नए तजर्बात का खतरा मोल लेने के बजाय पुराने तजर्बे से इस्तेफादा करता है। इस तवक्का पर आबिद ने ग्रांड होटल में अपने लिए कमरा लिया ताकि होटल में ज्यादा देर तक अपनी मौजूदगी का जवाब पैदा कर सके। पहले उसने इरादा कर लिया कि ब्रीफकेस को कमरे में महफूज करके होटल की रहायशी मंजिलों का चक्कर लगाता हुआ दोबारा हाल में आ बैठेगा, लेकिन फिर उसने वो इरादा तर्क कर दिया। यह मुमकिन था कि वीरा नीचे आने की बजाय अपने कमरे में पड़ी आराम करती रहती और वह हाल में बैठा मक्खियां मारता रहता। उसे बिंगू की हर हाल में जरूरत थी। उसे अपनी डायरी देकर एक मकामी नंबर मिलाया। दूसरी तरफ एक मुअम्मिर आदमी था। मुझे बिंगू से जरूरी काम है, क्या तुम उसे बुला सकते हो? आबिद ने नरमी से कहा। सुबह सुबह क्या काम पड़ गया उससे? अभी तो वो सोया हुआ होगा। थोड़ी देर बाद फोन कर लेना, मैं उसे बुलाता हूँ। नागवारी से जवाब देकर फोन बंद कर दिया। क्या बिंगू अमृतसर में आईबी का खास आदमी था जो अपने ऑपरेटर्स पर किसी भी वक्त उनके लाहौर ऑफिस से राब्ता कर सकता था। वीरा के साथ अहम तरीन भारतीय फाइलों की रवानगी की इतला जलाल तक पहुंचाने के लिए बिंगू से मिलना जरूरी था। वह पुराना मकामी था, जरा सी देर में मालूम कर सकता था कि दिल्ली से आई हुई एक मैम शहर के किस होटल में ठहरी है। बिंगू अपनी आमदनी के लिए उल्टे सीधे धंधे करने का आदी था, लेकिन दुनिया दिखावे और शौक के लिए गैर मुल्की स्याहों खसूसन औरतों को शहर की सैर कराने के लिए अमृतसर के अच्छे होटलों के चक्कर लगाता रहता था। उसके हर सवाल का जवाब किसी उज़र या शुबे के बगैर मिल सकता था। 15 मिनट बाद आबिद ने दोबारा उसे फोन किया। इब्तिदा में उसका लहजा सख्त और खुरदरा था। आबिद का कोड सुनकर वो राह पर आ गया। ग्रांड होटल आओ और ये मालूम करते आना कि एनकावेल कहाँ ठहरी है। वो सुबह की ट्रेन से यहाँ पहुंची है। मैं यहाँ गोपाल के नाम से ठहरा हुआ हूँ। एनकावेल? उसकी आवाज से हैरत जाहिर हो रही थी। ये कौन है? इससे कुछ दिन पहले तुम एक और जोड़े के साथ लाए थे, वो ग्रांड ही में ठहरी थी। अब ने उसे याद दिलाया। बहुत जोरदार और मस्त औरत है, मैं भी तैयार होकर निकलता हूँ। यादाश्त ताज़ा होने पर वो लफंगा खुश हो गया। क्या उसे वापस भी पहुंचाना है? नहीं, आबिद ने उसकी उम्मीदों पर ओस डाल दी। वो ट्रेन से जाएगी, इससे मिलना बहुत जरूरी है। तुम फिक्र ना करो, बिंगू हर हाल में खुश रहने वाला आदमी है। तुमसे कुछ न कुछ माल तो मिल ही जाएगा ना। फोन का सिलसिला मौकूफ हो गया। आबिद अपना एक अहम काम कर चुका था। कमरे में बंद रहकर अपना वक्त ज़ाया करने के बजाय वो नीचे चल दिया। नए शहर और वहां के रहने वालों के नित नए तौर तरीके उसे हमेशा से बहुत पसंद थे। वो नहायत दिलचस्पी से गिरदोपेश का जायजा लेते हुए चाय पी रहा था कि बिंगू आ पहुंचा। उससे आबिद अली की काफी मुद्दत पहले एक सरसरी मुलाकात हुई थी, लेकिन दोनों ने पहली नजर में एक दूसरे को पहचान लिया। बिंगू हाथ हिलाकर काउंटर पर रुक गया। वहां बैठे हुए सरदार से चंद सेकंड गुफ्तगू करने के बाद वो आबिद की मेज पर आ गया। वो 22 नंबर कमरे में है। उसने आबिद से गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए इंकिशाफ किया। वेरी गुड। आबिद खुश हो गया। वो इसी होटल में होते हुए वीरा का सुराग नहीं लगा सका था। बिंगू ने लम्हा भर में वो मसला हल कर दिया था। वो दोनों चाय नोशी के दौरान गपशप करते रहे। बिंगू से पता चला कि इस रोज अमृतसर से लाहौर के लिए ट्रेन तीसरे पहर रवाना होने वाली थी। आबिद के पूछने पर उसने बताया कि वो अपना ऑपरेटर साथ ही लाया था। थोड़ी देर बाद वो दोनों उठ गए और आबिद के कमरे की तरफ चल दिए। कमरे में पहुंचते ही बिंगू ने अपनी जेब से मुख्तसर सा ऑपरेटर्स निकालकर
आबिद के हवाले किया और खुद इत्मीनान से एक कुर्सी पर ढेर हो गया। आबिद कमरे की खुली हुई अकबी खिड़की के करीब गया और ऑपरेटर ऑन करके अपना पैगाम नशर करने लगा।